हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टडी चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये हमारा क्लास 12 के फिजिक्स लेक्चर 8 का सीरीज़ है। तो हम लोगों ने इसके पहले कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और डाइपोल के केस में हम लोगों ने इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको देखा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। जो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे आने वाला है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो नॉर्मली एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, बट गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मान के चलना होगा। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर मानते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है। तो डी एस अगर हमारा सरफेस एरिया है और उसमें मुझे वेक्टर बनाना है तो मुझे डी एस हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, उस सरफेस का एरिया जो है वो डी एस हो गया, और एन कैप जो है वो नॉर्मल हो जाता है उस प्लेन के। ठीक है। सो डी एस वैक्टर को हम डी एस मल्टीप्लाइड बाई एन कैप जब लिखेंगे तो हम ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के नॉर्मल के अलॉन्ग भी मिल सकता है और सरफेस के किसी कंपोनेंट के अलॉन्ग भी मिल सकता है हमें। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मली जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर है उसके बीच में थीटा जीरो भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है, और थीटा जीरो 90 दोनों के बीच में भी हो सकता है, या थीटा 180 तक भी जा सकता है। तो जो नॉर्मल रेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में वो जीरो से 180 के बीच में होगा। ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया। ओके। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो फ्लक्स है। तो फ्लक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वो नॉर्मल जो डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वही हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी परपेंडिकुलर किसी एंगल पे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट लेना होगा और उसको एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जाता है वो आ जाता है ई डॉट डी एस, और जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें कॉस मिलेगा। सो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एरिया, और एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा अगर एरिया है, इसका नॉर्मल कैसे होगा। ठीक है। ये हमारा ए कैप हो गया, या एन कैप हो गया। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ऐसे है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस नहीं करेंगे। सो इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स जो है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्लक्स हमें तब मिलेगा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और नॉर्मली किसी क्लोज सरफेस से अगर हमें इस फ्लक्स को निकालना होता है तो हम उसे क्लोज इंटीग्रल करके निकालते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए। और फ्लक्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और जो कि फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है एक न्यूटन पर कूलम। वो ई का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो वहाँ से फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। सो न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हमें फाई ई का जो एसआई यूनिट मिलता है वो कितना मिलता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ई का एक और फॉर्मूला होता है जो हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में, वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट मिलेगा वो वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सो वोल्ट मीटर जो है दूसरा यूनिट हो गया। सो ये वोल्ट मीटर कहें हम यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहें, ये दोनों ही हमें सेम चीज़ को दिखा रहा है, वो क्या है, फ्लक्स। नाउ मूव ऑन टू द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल बेसिकली एक कोनिकल पोर्शन जो एरिया का फॉर्म होता है एट द सेंटर ऑफ अ क्लोज सरफेस, उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस लिया तो उसके सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के छोटे से एरिया पे जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम मैंने टोटल एरिया लिया इस स्फीयर का तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या है, यहाँ पे सॉलिड एंगल का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमें सॉलिड एंगल पढ़ना, क्योंकि
अगर सॉलिड एंगल जो फॉर्म हो रहा है स्मॉल सरफेस एरिया से क्लोज सरफेस के किसी छोटे से एरिया पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है किसी चार्ज की वजह से, वो जो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मुझे एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखना होता है। तो अगर एरिया वेक्टर का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो डी ओमेगा की वैल्यू हो जाती है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये तीनों चीज़ जानने के बाद कि फ्लक्स क्या हो गया, सॉलिड एंगल क्या होता है, एंड देन एरिया वेक्टर, ये तीन जानने के बाद हम यहाँ पे अब ये पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम बेसिकली जो है वो ये बताता है कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर है तो उससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/ε0 से, तो वो हमें टोटल फ्लक्स दे देगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। सो फाई यहाँ पे फ्लक्स हो गया, इसको निकालने का फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये अभी हमने ऊपर देखा था क्लोज सरफेस के लिए, और इसकी वैल्यू Q/ε0, और ये ε0 यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू द पावर -12, और अगर मुझे यूनिट लिखना है इसका तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ना अगर मुझे गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है तो मुझे एक पॉइंट चार्ज लेके चलना होगा। ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ऐसा क्रिएट करना होगा जो, अभी गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है जिसके हेल्प से हम कोई भी फ्लक्स निकाल सकते हैं उस चार्ज के सराउंडिंग में। बट हमें गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज कर सके, और जहाँ पे उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो प्रॉपरली डिफाइंड हो। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल नेचर का जो सबसे एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, फिर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया डी एस लिया है। अब ये डी एस एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो आर यहाँ पे रेडियस हो गया इस स्फीयर का, और ई डॉट डी एस से हमें फ्लक्स मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा बेसिकली स्मॉल एरिया से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ई डी एस मिलेगा, और ई की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से Q/4πε0r² होती है। इसको हम लोग रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं, हर जगह होगा ये। फिर उसके बाद अगर मुझे फिर फ्लक्स डी एस सरफेस एरिया से फ्लक्स मिल जाता है d/e.ds, तो हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस पे, और टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr², और ई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, Q/4πε0r² इंटू 4πr², तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी Q/ε0। तो इस तरीके से हम लोगों ने गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा, और ये हमें हेल्प करेगा फ्लक्स निकालने में, और एक बार हमें फ्लक्स मिल जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का वो है कि कूलम्स लॉ को हम कैसे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए अगेन हम लोगों ने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है जो पॉइंट ओ पे रखा है। तो जब भी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो कि वी हैव टू डिफाइन सम गॉसियन सरफेस, ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें। तो अगेन वही चीज़ जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम में प्रूफ में लिया था वही चीज़ अब यहाँ पे भी देखेंगे कि पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो उसके लिए सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो स्फीयर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया आर रेडियस का। अब अगेन वही सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे कि हम लोगों ने एक स्मॉल सरफेस ले लिया डी एस। अब इस डी एस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ होगा, तो थीटा हर एक ऐसे सरफेस के लिए क्या होगा 0 डिग्री। दैट मीन्स कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ई डॉट डी एस जो है सिंपली इन टू डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं तो वो हमें ई डी एस मिलेगा, और नेट फ्लक्स हमें निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर ई
कांस्टेंट है, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ई को बाहर निकाल लिया। डी एस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सो अगर आर रेडियस है स्फीयर का तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ई इंटू 4πr²। अब गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फाई ई तो हमें मिल चुका है ई इंटू 4πr², और क्यू जो है वो चार्ज इनक्लोज है तो उसको बस वैसे ही पुट कर देते हैं। तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमें मिल जाएगा ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4πε0r²। सो पॉइंट पी पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है क्यू अपॉन 4πε0²। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने विसिनिटी में, मतलब अपने सराउंडिंग में जहाँ जहाँ वो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे जो फोर्स है उसको निकालने के लिए हमें किसी टेस्ट चार्ज को वहाँ पे रखना होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट रखा है तो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो उस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ से मुझे एफ मिल जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r²। तो इस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसकी हमें अगर कैलकुलेट करना है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग इन्फिनिटली चार्ज वायर है जिसका अपर एंड और बॉटम एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके सर्टेन पोर्शन एल लेंथ को लेके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सो अगेन हमें यहाँ पे फिर से एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। ब्लैक कलर से जो मैंने रॉड बनाया है वो है लॉन्ग चार्ज वायर, और जो रेड कलर से उसके चारों तरफ सिलेंडर बनाया है वो है गॉसियन सरफेस। अब इस यहाँ पे जो लॉन्ग चार्ज वायर है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लैम्डा कूलम पर मीटर में होगा बिकॉज टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ इज लैम्डा। अब इस वायर को अगर हम एक एक्सिस मान लें तो इस एक्सिस को अगर हम सिलेंड्रिकल के एक्सिस, सिलेंडर के एक्सिस से कोइंसाइड करा के एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं तो वो सिलेंडर ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब इस सिलेंडर में हमें तीन तरह के सरफेस मिल रहे हैं, S1 S2 S3। S1 जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया है, S2 एंड S3 आर द प्लेनर कर्व। अगर हम डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करें S2 और S3 पे जो हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री मिल रहा है, और जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो cos 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब कर्व सरफेस एरिया जो है वहाँ पे डी एस और ई के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमें फ्लक्स मिलेगा। दैट मीन्स कि इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में जो भी हमें फ्लक्स मिलेगा वो कर्व पोर्शन से मिलेगा सिलेंडर के। प्लेनर एंड्स जो सर्कुलर एंड्स हैं वहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। तो लेट अस कैलकुलेट दैट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तीन पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, S2 S3 को जीरो कैसे किया मैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ई और डी एस में इस वाले पोर्शन में थीटा की वैल्यू जीरो है, सो कॉस जीरो वन हो गया। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एस इज बेसिकली द कर्व पोर्शन, सो वी विल कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड फॉर एल लेंथ आर रेडियस कर्व सरफेस एरिया इज 2πrl। सो हमें फ्लक्स मिल गया कितना, ई इंटू 2πrl। अब गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हमें चार्ज भी निकालना पड़ेगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो अगर हम निकाल दें एल लेंथ के लिए, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर है तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल। ना गॉस थ्योरम इज फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई ई की वैल्यू है ई इंटू 2πrl, क्यू की वैल्यू लैम्डा एल और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। If you put all this value e into 2πrl is equal to lambda L upon epsilon naught, you get E as lambda upon 2 pi epsilon naught into 1 by r. This quantity is constant. So E यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली कि 1 by r के प्रोपोर्शनल है। so, अगर E और r के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें एक हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ गॉस थ्योरम की, जिसमें कि हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल शीट क्या होगा।
अब अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास एक इन्फिनिटली प्लेन चार्ज शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हम उसके थ्रू निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक अगेन एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, बट ये गॉसियन सरफेस जो है, ये गॉसियन सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के फॉर्म में होगा। और ये सिलेंडर को हमें ऐसे रखना है कि इसका मिड पोर्शन जो है इस प्लेन शीट को कट करे और इसका हाफ पोर्शन लेफ्ट में हो और हाफ पोर्शन राइट में हो। ये जितना सर्कुलर पोर्शन सिलेंडर का इस सीट को कट कर रहा है उस पे हम लोग चार्ज इंक्लूज निकाल सकते हैं। अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और प्लेनर एरिया यहाँ पे ए है, सिग्मा इंटू ए विल बी द प्लेनर एरिया। और अगर आर रेडियस है यहाँ सर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया होगा। सो ए की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में ए कट जाएगा, तो एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इसको ए रख रहे हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर रखेंगे तो फॉर्मूला और लेंदी हो जाएगा, सो वी विल कीप इट एज ए। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो कर्व पोर्शन है, इसमें कर्व पोर्शन पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और डी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो थीटा 90 है, थीटा 90 होगा तो कॉस 90 0 होगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा प्लेनर एंड है वहाँ पे अब थीटा 0 डिग्री होगा, ई और डी ए के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो हमें जो भी फ्लक्स अब इस केस में मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलेगा? प्लेनर सर्कुलर एंड की वजह से मिलेगा। बट कीप इन माइंड कि हमें दो फ्लक्स मिलेगा, एक लेफ्ट से मिलेगा एक राइट से मिलेगा, सो उन दोनों को ऐड करते हैं, वो हमें टोटल फ्लक्स देगा। सो ई इंटू डी ए स्मॉल फ्लक्स देगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे ई इंटू ए मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट और राइट का मिला के ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए दैट इज़ 2 ए मिल जाएगा। अब टोटल चार्ज जो इंक्लूज है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बताया कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। अब गॉस थ्योरम को लगाते हैं, फाई की जगह मैंने 2 ई ए पुट किया और क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ना दिस फॉर्मूला क्लियरली शोज कि ई ना तो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही सिलेंड्रिकल पोर्शन के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम सिलेंडर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो उतने ही पोर्शन ऑफ शीट के चार्जेस को कवर अप करेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है डिस्टेंस की वजह से, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना चाहिए था, वो अल्टीमेटली कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज हमारा जो चार्ज का कवरेज एरिया है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द डिस्टेंस हियर, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के पास में निकालें या दूर में निकालें, हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इस फॉर्मूले को जो हमने सिंगल शीट की वजह से कैलकुलेट किया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आता है जब हम कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं जिस पे अपोजिट चार्जेस होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दो थिन पैरेलल प्लेट शीट्स जिस पे अभी सेम चार्जेस हैं। अभी सेम चार्जेस निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि सबसे पहले एक दो थिन प्लेन पैरेलल शीट लिया है जिसपे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 रीज़न लिया है इन दोनों प्लेन पैरेलल शीट्स के बीच का। एक रीज़न जिसको 2 का है और लेफ़्ट वाले को राइट का, लेफ़्ट वाले को फर्स्ट रीज़न का है, राइट वाले को थर्ड रीज़न का है। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलने वाला है वो अवे फ्रॉम द शीट्स मिलेगा। तो E1 का डायरेक्शन लेफ़्ट में जो हो जाएगा और E1 का डायरेक्शन राइट साइड में राइट की तरफ जाएगा। उसी तरीके से सिग्मा 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों तरफ अवे फ्रॉम दैट शीट होगा। ठीक है, और आर कैप यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट वेक्टर माना है जो कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो हम लोगों ने पॉजिटिव यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट को लिया है, और E1 E2 से बड़ा होगा बिकॉज सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रीज़न को देखें तो वो लगभग जैसे हैं। फर्स्ट रीज़न में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो ऐड ऑन हो जाएगा बट विथ नेगेटिव साइन, तो हमें जो E1 मिलेगा वो -1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मिलेगा, और E3 जो मिलेगा वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मिलेगा। और जब हम बीच में हैं सेकंड
रीजन जो बिटवीन द प्लेट्स है वहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से हमें छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना होगा। दैट मीन्स कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1 की वैल्यू हो गई, E2 की वैल्यू हो गई सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से अगर हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं तो हमें E2 मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जानने के बाद अगर हम दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज डेंसिटी कर दें सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है जिसकी हम आगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर वाले चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाए तो E1 और E3 वाले पोर्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा, बिकॉज उन दोनों जगहों पे हमें डिफरेंस में माइनस साइन की वजह से वो दोनों वैल्यू कट जाएंगी। बीच में जो पोर्शन है वहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ओके, और हमें आगे अभी ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है V/D, तो उसको और फिर कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में Q इक्वल टू सी वी पुट करेंगे तो हमें C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D भी मिल जाएगा, जो हम आगे फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कैपेसिटर वाले में। सो कीप इन माइंड कि दो प्लेन पैरेलल शीट्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, अगर प्लस माइनस सिग्मा है तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दोनों प्लेट्स के लेफ्ट और राइट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ हम बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो गॉस थ्योरम का है। वो है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से। विथ थिन स्फेरिकल शेल जो है हॉलो शेल की तरह काम करता है, दैट मीन्स कि विद इन दिस शेल देयर विल बी नो चार्ज। जो भी चार्ज हम इस शेल मतलब स्फीयर को देंगे वो उसके सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि तीन तरह के पोर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, विद इन द सेल, ऑन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। हम स्टार्ट करेंगे आउटसाइड द सेल से, और किसी भी स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस जब एज्यूम करते हैं तो स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होगा। तो यहाँ जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया वो है स्फेरिकल शेल ऑफ सरफेस डेंसिटी सिग्मा, और जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया वो है गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हम आर ग्रेटर देन आर के लिए कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, फिर आर इक्वल टू आर के लिए, और देन आर लेस देन के आर के लिए। सो आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड द सेल हो गया, आर इक्वल टू आर ऑन द शेल हो गया, और आर लेस देन आर इन द शेल हो गया। तो जितने भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं सबको स्फीयर मान के करेंगे। तो ऑलरेडी स्फीयर के जितने भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखे हैं, स्मॉल सरफेस एरिया लिया है, ds उस पर कैलकुलेशन किया है। ठीक है, और ds को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 4πr² मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वही हमें आउटसाइड वाले सेल के लिए मिलेगा। देखते हैं कैसे। सो अगर यहाँ पे हमें कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस पे, जो कि वो पॉइंट बाहर है, तो उसके लिए r ग्रेटर देन r होगा, तो फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस हो जाएगा E इंटू 4πr²। ये 4πr² सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया किसका, उस गॉसियन सरफेस का जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, उसका रेडियस स्मॉलर है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल सरफेस है स्फेरिकल सरफेस जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, कीप दैट इन माइंड। तो ये जो चार्ज इनक्लोज होगा वो उसमें जो हम एरिया मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन सा लेंगे, 4πr² इंटू सिग्मा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 4πr² इंटू सिग्मा। और अब गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 1/4π0 इंटू Q/r²। अब ये कुछ वैसा ये वैल्यू है कि अगर मेरे पास पॉइंट ओ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट P है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो सेम यही आता है जो अभी मुझे आउटसाइड द सेल वाले पॉइंट्स के लिए मिला है। दैट मीन्स कि स्फेरिकल शेल
के केस में जो भी पॉइंट्स आउटसाइड द सेल हैं वो ऐसे बिहेव करेंगे उस पॉइंट्स के लिए जैसे कि वो स्फेरिकल शेल है ही नहीं, वो पूरा का पूरा एक पॉइंट चार्ज है जो उस स्फीयर के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इज as if the entire charge of the cell is concentrated at its center. Okay, now अगर अब मुझे एक ऐसे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि उस सेल पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। ठीक है, सो हम ऊपर वाले फॉर्मूले में बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो ई इंटू 4πr² ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन 4π नॉट इज बेसिकली टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया द स्फीयर विच इज़ नथिंग बट द सिग्मा। तो यहाँ से मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई अपॉन सिग्मा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो। ठीक है, और अब हमें एक ऐसे पॉइंट्स को लेना है जो कि उस सेल के अंदर लाई कर रहा है, आर लेस देन आर। तो उसके लिए हमें एक अंदर ही इस सेल के गॉसियन सरफेस बनाना होगा। अब ये जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे इसमें हम सिंपली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज सिंस सेल इज़ हॉलो, इसका जो भी चार्ज है वो उसके सरफेस प्रेजेंट होगा, और जो कि हमने सरफेस के अंदर जाके एक गॉसियन सरफेस लिया तो इसके अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा, बिकॉज चार्ज इंक्लोज इट सेल्फ इज़ ज़ीरो। तो फाई की जगह हम इंटू 4πr² लिख सकते हैं, बट हमें RHS के जीरो होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज़ ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स। अब ये तीनों केस जानने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना सकते हैं इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन केसेज जो हम लोगों ने पढ़े, इनसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेड लाइन से आर एक्सिस पे दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम सरफेस पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्यू अपॉन 4πr² हो जाता है। तो एक सडन जंप मिलेगा उसके बाद हमें, फिर जैसे ही हम आर ग्रेटर देन आर पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा क्यू अपॉन r² के अकॉर्डिंग। तो एक पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा। कीप दिस ग्राफ इन योर माइंड, बिकॉज इसको हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि इस ग्राफ को हम दोनों तरफ बना सकते हैं, ऐसे भी ये ग्राफ बन सकता है। सो अल्टीमेटली ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सो ये हमारा थिन स्फेरिकल शेल है, उस केस में कुछ ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे गॉस थ्योरम का, वो है अगर सॉलिड स्फीयर है या इंसुलेटिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो, जिसमें रो इज़ द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में जो फील्ड हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। और इसमें भी हम तीनों केस को निकालेंगे, आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड इनसाइड द सेल। तो अगेन चाहे सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, स्फीयर ही है दोनों, तो स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा स्फीयर ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि गॉसियन सरफेस लिया है और इसके बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगेन वही सेम स्फीयर की स्मॉल सरफेस एरिया को ds मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे कि वो रेडियली आउटवर्ड होगा, हर जगह थीटा जीरो आएगा। सो यहाँ पे हर केस में जो फाई होगा वो ई इंटू 4πr² होगा। आर यहाँ पे गॉसियन सरफेस की रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, बट यहाँ पे जो क्यू है वो वेरी करेगा, बिकॉज अगर हम बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हैं तो क्यू पूरे एंटायर वॉल्यूम की वजह से आएगा, और सरफेस में है तो भी एंटायर वॉल्यूम की वजह से आएगा। लेकिन अगर हम सरफेस के अंदर जा रहे हैं तो क्यू उतने ही वॉल्यूम का आएगा जितने वॉल्यूम को हम लोगों ने एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस में।
सो अगर हम बाहर वाले पॉइंट्स की बात करें तो पूरा वॉल्यूम अगर हम कवर अप करते हैं तो 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा टोटल चार्ज, और ई इंटू 4 पाई r² 5 हो जाएगा। दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमें ई के दो तरह से फॉर्मूला मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है ई इज इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन r² इंटू रो, और दूसरा अगर हम क्यू की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो हमें ई की वैल्यू वैसे ही मिलेगी जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से मिलती है। तो इस केस में भी हम यही कह सकते हैं कि अगर सॉलिड स्फीयर के केस में हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे कंसनट्रेटेड है, उस स्फीयर के सेंटर पे। ओके, नाउ अगर हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस स्फीयर के सरफेस पे है तो वहाँ पे r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब हम देखते हैं तीसरा केस जिसमें कि हम बाहर देख लिए, अंदर देख लिए, अब ऑन द सरफेस देख लिए, अब पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द स्फीयर देखते हैं जिसमें कि हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जिसका रेडियस उस स्फीयर के रेडियस से कम होगा। तो इतने पोर्शन में जो चार्ज इंक्लूड है पहले हम वो निकालते हैं, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, और रो की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो इसमें 4/3 कट जाएगा, ठीक है, और जो क्यू डैश का फॉर्मूला मिलेगा वो आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू मिलेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा वैल्यू इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू क्यू, और हम क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब कांस्टेंट मिल जाएगा और आर मिल जाएगा, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई आर मिल जाएगा ई। इट मीन्स कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और तीनों की इसको स्टडी करने के बाद अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं आर ग्रेटर देन आर के लिए, आर इक्वल टू आर के लिए, और आर लेस देन आर के लिए, तो आर लेस देन आर के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एंड फॉर आर इक्वल टू आर देयर इज अ maximum value of electric field which is given by q upon 4 epsilon naught r², and for r greater than r e varies as 1 by r²। so combining all these three variation हमें जो टोटल ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो अगर मुझे इसको कंप्लीट करना हो तो सेंटर से इस तरीके का टोटल ग्राफ मुझे मिलेगा, ठीक है। so ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने डिटेल में काफ़ी स्टडी की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।